नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। आज हमारे साथ लोकसभा से सांसद, सफल उद्योगपति और जनप्रिय राजनेता बीपी सरोज जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। धन्यवाद। आप मुंबई में उद्योगपति थे, कारोबार भी अच्छा चल रहा था, फिर अचानक सियासी पारी शुरू करने के पीछे की वजह क्या है? ऐसा है, मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और मैं अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया हूँ। संघर्षमय जीवन मेरा रहा है और मैं महाराष्ट्र में जाकर के संघर्ष करते हुए जब मैं उद्योग धंधे से जुड़ा और उस लायक बना तो अपने कमाई का कुछ परसेंट हमेशा गरीबों में, दुखियों में जो है कुछ परसेंटेज हमेशा खर्च करता रहा। और जब मैंने देखा कि थोड़ी व्यवस्था मेरी बढ़ी और राजनीति के लोगों से जो है काफ़ी जो है जुड़ाव हुआ, उन लोगों के बीच में मेल मिलाप हुआ, तो ये लोगों ने चर्चा किया कि आप जो है उद्योग धंधे में थोड़ा सफल तो हुए हैं, आप जो है राजनीति में भी अगर आ जाएं तो बेहतर रहेगा। इससे जो है हमारा राजनीति एक माध्यम है कि इस माध्यम से जो है मैं गरीबों की सेवा कर सकूं, इसलिए जो है मैं राजनीति का माध्यम अपनाया और मैं वहाँ पहले किसी अन्य पार्टी से जुड़ा था। जी, 2014 में आप बहुजन समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े थे। इसके बाद 2019 आते आते आपने बीएसपी का दामन छोड़ दिया, आप बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी से ही आपने 2019 का चुनाव लड़ा और आप सांसद चुन के दिल्ली में आए। इसके पीछे की वजह क्या है कि आपने बीएसपी का दामन छोड़ दिया? देखिए, जहाँ मैं पहले था तो वहाँ के जो है कथनी और करनी में बहुत फ़र्क था, उनकी रीत नीति में बहुत फ़र्क था। मैं वहाँ जो है ऊब रहा था जी। और कोई ऑप्शन देख रहा था और जब मैं देखा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने और उनके नेतृत्व में जब देखा कि इतना जो है ऊर्जावान देश को जो है प्रधानमंत्री मिले हुए हैं और उनके नेतृत्व में देश प्रगति करने लगा, उनके कार्यों को देखा, तो मैंने ये अपने मन में ये विचार किया कि मैं जहाँ हूँ यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमको जनता की सेवा करना है और एक जो है देशभक्त जो देश को सशक्त करने के लिए अपना बीड़ा उठाया है, तो क्यों ना हम जो है एक जो है कार्यकर्ता की हैसियत से जो है मैं उनका साथ दूं। और यही सोच लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और हमको कोई ऐसा भरोसा नहीं था कि पार्टी मुझको टिकट देगी। 2019 में बीजेपी को आपसे लोकसभा का टिकट मिला, आप सांसद चुने गए। आप केवल 181 वोटों से जीते थे। जीत का अंतर बहुत कम था, जनता का उतना ऐसा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पार्टी ने 2014 में जो मत पाया था उससे मैं 50,000 से भी अधिक जो है ज़्यादा मत पाया। और ये गठबंधन, ये जो हमारा मछली शहर लोकसभा है, यह अनुसूचित जात बाहुल्य है, बैकवर्ड बाहुल्य है और जो है माइनॉरिटी बाहुल्य है। तो ये गठबंधन की सीट थी और मैं नया नया पार्टी में आया था, जबकि मैं 2012 से जो है कंटिन्यू जनता के बीच में लगा रहा, जनता की सेवा करता रहा। लेकिन जो है यही कारण रहा कि जनता ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया, मछली शहर की लोकसभा की जनता ने। मैं पूरे जो है अपने क्षेत्रवासियों को बार बार धन्यवाद देता हूँ, उनका ऋणी हूँ, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस स्थान पर पहुँचाया। और मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि जब मैं नया नया आया तो नए घर में जब आदमी प्रवेश करता है तो कुछ जो पुराने लोग थे, जो टिकट के दावेदार थे, कहीं न कहीं उनको जो है पेट में दर्द हुआ, खला, या वो सही ढंग से जो है हमारे साथ नहीं जुड़े। लेकिन अब सब हम लोगों का तालमेल एक साथ हो गया है। हम सब लोग एक साथ मिल कर के जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो है जो भी दिशा निर्देश है उसके आदेश पर जो है काम करने का कार्य कर रहा हूँ। आप अपने संसदीय क्षेत्र मछली शहर
को लेकर लोकसभा में लगातार चर्चा करते रहते हैं। मड़ियाहू रेलवे स्टेशन के लिए आपने लोकसभा में बात रखी थी, अब तक कुछ निष्कर्ष निकला है? अभी हम 10 तारीख को, यही 3 दिन पहले, फिर मैं रेल मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी से मुलाकात किया। उसका लेटर भी आप सब लोगों को जो है चित्र भी मालूम पड़ा होगा। मैंने वहाँ ओवर जो जाम वहाँ 2-2 घंटे लगता है, उसको जो है मैंने उनको अवगत कराया कि यहाँ पर कभी कभी दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं, कभी ऐसे एम्बुलेंस जो है जाम में फंस जाती है, तो कभी कभी जो है पेशेंट की जान भी चली जाती है। और सुंदरीकरण के लिए, सुहलदेव एक्सप्रेस को रोकने के लिए, ये मैं अभी 3 दिन पहले भी जो है मैंने कहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीच में जो सारी बातें हम जब उठाई थी, 6 महीने का कार्यकाल हमको मिला, उसके बाद को 1 साल हो गया, कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा था, अपना देश भी उसी में जूझ रहा था, तो कार्य नहीं हो पाया। लेकिन जो है सरकार जो है, हमारे मंत्री जी ने जो है आश्वासन दिया हुआ है, निश्चित तौर पर जो है काम होगा। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों ने बातचीत के दौरान कृषि कानूनों को काला कानून बताया। हम लोग वहां पर गए थे, उनसे बातचीत किए थे, उन्होंने बताया कि ये कृषि कानून नहीं, ये काला कानून है जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये कानून जो है किसी के ऊपर लादा नहीं जाता है, ये तो विकल्प है। आप चाहें तो जो है आप इसको माने, चाहे तो ना माने, कोई उसमें दबाव तो है नहीं। इसमें किसानों को जो छोटे तबके के किसान हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, उनको फ़ायदा है। इसमें मंडियां जो है उन्होंने जो चालू रहेगा, एमएसपी चालू रहेगा। किसानों का जो है, जो अनाज का मूल्य है पहले से निर्धारित कर दिया जा रहा है, पहले क्या भाव में जा रहा है, अभी क्या, जैसे अभी आप गेहूं 18 जो है 1925 रुपये में निर्धारित कर दिया गया, धान का जो है मूल्य 1868 रुपया हो गया। तो भाव तो बढ़ाया जा रहा है और जगह जगह क्रय केंद्र खोले गए हैं कि जो किसानों का पहले, इसके पहले जो है औने पौने भाव में बिचौलिए खरीद लेते थे, आज उनको सही मिल रहा है। किसान जो है खुशहाल हैं और वहाँ पर जो धरना दे रहे हैं, ये देखिए विपक्षी लोगों की चाल है, राजनीतिक एजेंडा है। और जो है वहाँ पर सही देखिए तो किसानों को अपने खेत खलिहानों में काम करने से फुर्सत कहाँ, वो तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये किराए के लोग आ रहे हैं और कुछ किसान कहाँ इतना बड़ा आदमी है कि एम्बेसडर लेकर के, बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर के यहाँ चल रहा है। किसान अगर ये सारी सुविधा रखे हुए हैं तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। उनको जो है ये सब, इससे कोई जो है लेना देना नहीं है। वो मेहनत कश लोग हैं, वो हमारे देश के अन्नदाता हैं, भाग्य विधाता हैं। वो खेतों में काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी की हमको गारंटी चाहिए। आप उनको गारंटी को लेकर काफ़ी उनके अंदर कन्फ्यूजन है कि उनको गारंटी नहीं मिल पा रही एमएसपी, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? अब इससे बेहतर देश का प्रधानमंत्री, अगर आप स्वयं कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि जो है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और इसको जो है कोई, इसमें तो कोई परिवर्तन होने का सवाल ही नहीं। लेकिन वो गारंटी की मांग कर रहे हैं। तो गारंटी की मांग जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं और लिखित अगर कह रहे हैं तो चर्चा करें। वो तो बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कह भी रहे हैं कि आए हम सब लोग बैठे मिलकर के चर्चा करें और उसमें जो भी बातें होंगी जो है सुलझाया जाएगा जी। ये लोगों की बातों को, जो भी बात है, ये देखिए, इसमें आंदोलन करके, बैठ करके, लोगों को तकलीफ दे करके इससे कोई फायदा नहीं है। हमारे कृषि मंत्री बार बार बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हम लोग बैठें, एक टेबल पे बैठें, बात करें, बातचीत से समस्या का हल निकालेंगे। गणतंत्र दिवस के दिन जो लाल किला पर जो कुछ हुआ, जिससे देश की अस्मिता तार तार हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा उपद्रव हो गया था। देखिए, ये तो सोची समझी एक राजनीति के तहत हुआ है, और जबकि ये किसान शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे थे, और ये पूरा देश जो है सिख समुदाय के ऊपर गर्व करता है। उनके जो है, जो देश की आज़ादी में जो है सिखों के जो हमारे सरदार जी हैं, इनके जो है बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ये जो है देश के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। यहाँ जो 26 जनवरी के बीच में, आप जो 26 जनवरी के समय जो हुआ लाल किले पर, ये निश्चित तौर पर वह कोई अपराधी किस्म के व्यक्ति थे, और किसी ने जो है ऐसे अराजक तत्वों को उकसाने का काम किया है, और जो बड़ा जो है निंदनीय और जो है शर्मनाक रहा। दीप सिद्धू का इसमें बार बार जिक्र किया जा रहा है कि दीप सिद्धू इस पर जुड़ा हुआ है, और दीप सिद्धू को कई बार बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत करीबी है। क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं नहीं, देखिए इसके विषय में हमारे पास कोई जो है जानकारी नहीं है कि वो पार्टी का कार्यकर्ता रहा है। ये कौन क्या कह रहा है, इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जनता ने आपका चयन किया, जनता के लिए आप जवाबदेह हैं, ये बातें आपने लोकसभा में कही थी। जनता में किसान भी शामिल है, लगभग 2.5 महीने बीत गए हैं, कड़ाके की ठंड में बेचारे जूझ रहे हैं, उनके लिए कुछ सहानुभूति है? देखिए, हमने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, वो देश के भाग्य विधाता हैं। मैं भी एक किसान हूँ, मैं कृषक हूँ, कृषक पहले हूँ, बाद में एमपी हूँ। तो कितनी जो है मेहनत से जो है खेत खलिहानों में मेहनत करके अनाज उगाया जाता है, वो मैं भली भांति जानता हूँ। मैं कोई शहर में पैदा नहीं हुआ हूँ। और किसानों के प्रति हमारी ही नहीं पूरे देश की जो है सहानुभूति है। और जो है यह जो बिल आया है जिसके लिए ये विपक्षी हल्ला कर रहे हैं, यह कोई थोपा नहीं जा रहा है। ये तो ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप मानो, नहीं इच्छा हो तो नहीं मानो, नहीं तो जैसे आप चल रहे थे चलते रहें। अगर फ़ायदा हो तो ले लो, नहीं फ़ायदा हो, अगर आपको लग रहा है कि नुकसान है तो उसको मत लीजिए। इसमें कोई जबरदस्ती तो है नहीं। न कहीं ऐसा बिल में कहा गया है कि जबरदस्ती जो है किसानों के ऊपर लादा ही जाएगा। कहाँ कहा गया? जी, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का मुद्दा आपने लोकसभा में उठाया, इस मामले में अब तक कोई सकारात्मक कदम उठाया गया है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं एमपी बना तो हमारे ज़िले में 1,34,000 के आसपास कार्ड बने थे जी, आयुष्मान कार्ड। फिर उसके बाद जब मैंने सक्रिय हुआ तो लोगों को जो है बताया, तो इस समय जो है 2,13,000 के ऊपर जो है आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। अगले महीने में 21,005 जो है आयुष्मान कार्ड बनाया गया कि पूरा 4 जिलों में सबसे ज़्यादा अगर आयुष्मान कार्ड बना है तो मेरे ज़िले में बना है। और प्रतिदिन जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं, गरीब हैं, प्रतिदिन अभी हमारी सीएमओ में से परसों भी बात हो रही थी, हमारे हफ्ते में या जो है दूसरे तीसरे दिन स्वास्थ्य को लेकर के और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं प्राथमिक, उसकी जो है चर्चा होती रहती है और जो है वहाँ के विषय में जानकारी भी लेता रहता हूँ। तो आज भी हमने चर्चा किया तो उन्होंने हमको यही बताया कि प्रतिदिन 500 से लेकर के 600 आयुष्मान कार्ड गरीबों का बनाया जा रहा है। हमारी जो है सरकार गरीबों के प्रति चिंतित है, उनके लिए जो है कार्य कर रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आपने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया? अब देखिए, तो सभी प्रदेशों के लिए किया जा रहा है, सरकार ही कर रही है। हमारे इसके पहले खाद्यान्न मंत्री थे जो आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, हम लोगों के बीच में नहीं रहे। 2020 में ही वन नेशन वन कार्ड का जो है ये उन्होंने चालू किया था। तो अभी भी हमारे जो है वित्त मंत्री महोदया ने भी इस पर जो है चर्चा किया और इससे जो है सभी को लाभ मिल रहा है जो पात्र हैं। जैसे अभी कार्ड बनता है तो एक एपीएल होता है, दूसरा बीपीएल होता है, तीसरा अंत्योदय होता है। तो जो एपीएल कार्ड वह कार्ड है कि जो है सक्षम लोग हैं, उनका जो ये गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं। और जो बीपीएल है, बीपीएल में जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको इसकी आवश्यकता रहती है, वो पहले एक जगह अपने यहाँ जहाँ राशन कार्ड बनता था, जिस गांव में वो रहते थे वहाँ बनवाते थे। बनवाने के बाद में अगर वो कहीं अन्य प्रदेश में चले गए, रोजी रोजगार के लिए चले गए, तो यहाँ पर कालाबाजारी होती थी। तमाम जो है ऐसे जो है लोग इसके पहले की सरकारों में होता आया है, ये हल्ला भी हो रहा था। ये तो पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया गया है कि अगर आप अपने यहाँ कार्ड बनवाए हैं, उत्तर प्रदेश का अगर वह कार्ड धारक है, तो अन्य प्रदेश में भी जा कर के उस कार्ड पर अपना राशन ले सकता है और कालाबाजारी को रोका जा सकता है। और अब सब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया। अंगूठा लगाओगे, जब वो किसान अंगूठा लगाएगा, मजदूर अंगूठा लगाएगा, जो गरीब तबके का लोग है, तभी राशन मिलता है। अब इसमें किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगाया जा सकता कि ये राशन का जो ये विक्रेता है वो जो है हमको राशन नहीं दे रहा, क्योंकि अभी सभी प्रूफ हो रहे हैं, सब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, कालाबाजारी सब ठप। तो इस पे पूरे सभी को, कार्ड धारकों को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा और जो कोटेदार है उसको भी फ़ायदा होगा कि उसके ऊपर आरोप नहीं लगेगा। कोरोना संकट के दौरान आपने अपने संसदीय क्षेत्र मछली शहर के लिए क्या कुछ किया? हमने तो ये जब अन्य प्रदेश से हमारे देश के लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने, सरकार ने पूरा जो है हमारे भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं ने
प्रतिदिन एक भी दिन जो है पीक आवर था तो कभी भी वो घरों में नहीं बैठे, और कैसे एक एक व्यक्ति की चिंता की गई कि कोई भी भूखा ना रहने पाए। सरकार भी चिंता कर रही थी, हमारे कार्यकर्ता भी चिंता कर रहे थे। मैंने स्वयं, मेरा यहाँ सतरिया इंडस्ट्रियल एरिया में शुभम ऑटोमोबाइल है, मैंने वहाँ 450 कुंटल जो है अनाज, उसमें दाल चावल नमक तेल सब सारी व्यवस्था किट अपने थैले को बनवा करके मैंने स्वयं बंटवाया था, अपनी गाड़ी से भिजवाया था। जहां जरूरतमंद लोग थे मेरे कार्यकर्ताओं ने भी बांटा, और जो उस योग्य थे सक्षम लोग थे वह लोगों ने भी इस कोरोना काल में जो है गरीबों की सेवा करने के लिए आगे आने का काम किया। सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और ख़ास करके सरकार तो इतना राशन जो है उपलब्ध करा दिया कि जितने लोग आए, यहाँ तक कि राशन इतना उपलब्ध हुआ, वो राशन उतना पूरा खा नहीं सके, वो राशन को उनको अन्यत्र बेचना भी पड़ा। इतना राशन फ्री दिया सरकार ने, तो सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। सरकार हर चीज़ों पर ये ख्याल रख रही है। और हमारे जनपद जौनपुर में भी जो है वहाँ पर कोविड-19 से संबंधित वहाँ एक नया हॉस्पिटल का भी जो है विस्तार हुआ, बनाया गया, तो वहाँ भी लोग एडमिट हो रहे हैं, सारे उपचार हो रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ बड़ा हवा पानी बड़ा शुद्ध है, वहाँ कोरोना इतना जो है असर नहीं कर रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। और वहाँ की जनता ये तो संक्रामक है। बीमारी है, ये तो फैलती है बस। अगर हाँ नहीं, लेकिन वहाँ लोग सुरक्षा की दृष्टि से सारी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। अभी तो अब धीरे धीरे वैक्सीन निकल गई है, डर भी लोगों के मन से निकल गया है, अब स्वच्छ वातावरण में लोग जी रहे हैं। एनबीसी हिंदी के जरिए मछली शहर की जनता के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज मैं जो यहाँ आज दिल्ली में हूँ, लोकसभा में पहुँचा हूँ, तो ये मछली शहर की जनता का ही देन है। मैं मछली शहर के अपने सभी जो है लोकसभा वासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका ऋणी हूं, उनका आभारी हूं। और जो है अभी 1 साल कोविड-19 से जो है पूरा देश जूझ रहा था, उसमें हमारा जनपद अछूता नहीं था। तो निश्चित तौर पर केंद्र की जो भी योजनाएं होंगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो है मैं दिन रात काम करके अपने क्षेत्र के विकास के कार्य में जनता का सहयोग मिले तो करता रहूँगा। चलिए, तो सब ये सारी बातें राजनीति से रिलेटेड हो गई। आपके यहाँ से कुछ ही दूर, कुछ ही किलोमीटर, शायद 15 या 16 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, एक सुजानगंज एक क्षेत्र है, और वहाँ पर एटम बम, आप जहाँ कुछ बताइए। लोग सुनते हैं तो उनके अंदर बड़ा डर होता है, सुनते ही चर्चा जब होती है कि एटम बम वहाँ बिकता है। नहीं भैया, एटम बम एक जो है वहाँ का प्रसिद्ध मिठाई है, उसका नाम ही एटम बम है। सुजानगंज का फेमस जो है, जो भी सुजानगंज की तरफ उस रोड से निकला तो उसके मन में जिज्ञासा होता है कि हम यहाँ बैठें और सुजानगंज का एटम बम खा करके ही आगे की यात्रा करें। और बहुत ही बेहतरीन और वहाँ का फेमस, जैसे आप एक हमारे जनपद में बेनी प्रसाद जी की इमरती फेमस है, वैसे हमारे सुजानगंज का एटम बम है। एटम बम का मतलब वो गोला विस्फोट नहीं है, वो खाने वाली चीज़ है, और बहुत ही स्वादिष्ट छेने की मिठाई रहती है। उसके अंदर तरह तरह के मेवे भरे रहते हैं। उसको जो एक बार खाएगा तो जब उधर जाएगा तो बार बार उसकी इच्छा भी कहेगी, और अन्य लोग भी खाने का काम करेंगे। चलिए, हम अगली बार आएंगे तो एटम बम आपको लाएंगे, खिलाएंगे। एनबीसी हिंदी को आपने अपना कीमती समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जी, आपने भी अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए और जो है हमारी आपकी चर्चा हुई, इसके लिए मैं एनबीसी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका चैनल हमेशा आगे बढ़ता रहे। आप जो है पारदर्शी रूप में जो है ऐसे जो है लोगों का इंटरव्यू लेते रहें और दर्शकों को दिखाते रहें, देश को, जनता को बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बीपी सरोज जी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो देश के लिए, समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होकर कार्य करता हो। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी।